Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारा पर्यावरण की बुक पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर था बेटा? हमारा चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नाम भी था हमारा पर्यावरण। तो हमने इसमें पढ़ा पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। मतलब किसी भी सजीव जो चीजें हैं उनके आसपास पाए जाने वाले स्थान, वस्तु, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। कल हमने इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीवधारी, सभी जो सजीव लोग हैं वो पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों में परस्पर क्रिया करते हैं और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा किया जाता है। मतलब इन सब का जो संबंध है वो क्या है? ऊर्जा के स्थानांतरण से है। देखिए आज हम पढ़ते हैं पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा समझते हैं? जब बारिश रुकती नहीं है ना, लगातार बारिश होती रहती है तो मूसलाधार वर्षा कहते हैं। इनमें इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको वहां आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो कह रही है जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसे देखकर तो मुझे अपना केरल याद आ गया, क्योंकि ये बच्ची केरल की रहने वाली थी, कि वहां पर किस तरीके से मूसलाधार बारिश होती है और जो है वहां पर नारियल के जो बागान है और हरे भरे खेत हैं, ये सब आप लोगों को वहां केरल आकर देखने चाहिए। तभी जैसलमेर रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा, ये बच्ची जैसलमेर में रह रही है हीरा, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। हमारे यहाँ तो वर्षा होती नहीं, आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वो बता रही थी कि हमारे केरल में तो बहुत बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली है, नारियल के पेड़ हैं। तो हीरा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो जैसलमेर की रहने वाली थी, एक रेगिस्तानी इलाका है, तो उसने कहा हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही रेत नजर आती है। वो ऐसे कहने लगी। लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते होंगे, रवि ने कहा वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो गर्म रेत में काफी लंबी दूरी तक तय कर सकता है और बहुत देर तक बिना पानी के रह सकता है। पानी बहुत कम कंज्यूम करता है ये। हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। रवि को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऊंट तो है ही है और उसके साथ वहां पर सांप, छिपकली और अनेक कीट भी मिलेंगे विभिन्न स्थानों पर। अब रवि को हैरानी किस बात की हुई कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और वहां के लोगों का रहन सहन इतना भिन्न क्यों है। क्योंकि जो केरल में रहने वाली बच्ची थी उसने बताया चारों तरफ हरियाली है, कोकोनट के पेड़ हैं। आप देखिए वहां पर लोग अपने खाने में भी कोकोनट का ऑयल यूज करते हैं, चावल ज्यादा वहां पर खाया जाता है और समुद्र तटीय इलाका है, लोग मछली का यूज करते हैं। वहां के त्योहार, उनकी बोली, उनके रीति रिवाज और वहां की जलवायु जैसलमेर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, रेगिस्तानी इलाका है, चारों तरफ धूप ही धूप है, रेत ही रेत है। वहां का खाना वहां और केरल के खाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पर जो फसलें केरल में पाई जाती हैं वो फसलें रेगिस्तान में नहीं हो सकती हैं जैसलमेर में। तो रवि के मन में यही विचार आया कि भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। उसके माइंड में क्वेश्चन आने लगा कि इन सबका आपस में कुछ रिलेशन है। तो टीचर ने कहा यस, इन सबका आपस में रिलेशन है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जीव जंतु है या वो मानव है, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करता है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं
आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब हम जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, यही एक पारितंत्र का निर्माण करता है। देखिए, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। मान लीजिए रेगिस्तानी इलाका है, तो रेगिस्तानी इलाके में हमारे आसपास क्या है? हमारे परितंत्र में रेत है, ऊंट मिल जाएगा, पानी या कीकर और बबूल के पेड़ मिल जाएंगे, या ऐसे पेड़ जिन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती हो वो मिलेंगे। तो हर जगह का डिफर है, लेकिन इन सब का आपस में संबंध है, क्योंकि सभी जीवधारी अपने आसपास पाए जाने वाली चीजों पर निर्भर करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? बिल्कुल, क्योंकि रवि का संबंध उस प्लेग्राउंड से था। बच्चे उस प्लेग्राउंड में खेलते थे, वहां पर पाई जाने वाली तितलियां, वहां पर पाए जाने फूल और जो नरम घास थी सब बच्चे इस्तेमाल करते थे, तो नेचुरली वो उन पर निर्भर थे, वो प्लेग्राउंड पर निर्भर थे। बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान मिला हुआ था, तो ये भी एक पारितंत्र बनाता है। अब हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कौन सी डेट को? 5 जून को। आगे हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? इसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती है और पैसे का उपयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट से मान लीजिए हमें एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है, तो हमने वो बिस्किट का पैकेट दुकानदार से लिया और बदले में हमने उसे पैसे दे दिए। बिस्किट का पैकेट 10 का है या 20 का, हमने उसे वो पैसे दे दिए। लेकिन पहले वस्तु विनिमय पद्धति थी, हमें वस्तु के बदले वस्तु देनी होती थी। मान लीजिए मेरे पास अनाज है, आपके पास दूध है, तो मैंने आपको अनाज दे दिया, आपसे दूध ले लिया, तो इसी को बोलते थे वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए लिखा है, ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है मानव पर्यावरण के साथ, उसमें परिवर्तन भी करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। आप सभी को पता है, जैसे आपने देखा कि मानव को आजकल पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, तो मानव को रहने के लिए, आवास के लिए और जगह चाहिए, तो बहुत जंगलों को काटकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, मानव रोड बना रहा है, ठीक है, बहुत सारी, जैसे जैसे मानव की आवश्यकता हो रही है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव था उसने पर्यावरण में परिवर्तन नहीं किया, उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाला। उसका जीवन बहुत सरल था और वह आसपास की प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। समय के साथ कई प्रकार से उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई नए नए तरीके सीख लिए। धीरे धीरे मानव ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने कई नए तरीके खोज निकाले। उसने फसलों को उगाना सीखा, पशुओं को पालना सीखा एवं जीवन स्थायी जीना भी उसने सीख लिया। फिर पहिए का आविष्कार किया। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मानव ने उस पहिए से क्या, मानव ने उस पहिए का चाक के रूप में भी इस्तेमाल किया, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उस पहिए को गाड़ी में भी लगाया गया। अब जब गाड़ी में लगाया गया तो उससे सामान वो आसानी से एक जगह पर दूसरी जगह ले जा सकते थे। ठीक है, मानव ने अब खेती करना सीखा तो उसने आवश्यकता से अधिक अन्न को भी उपजाया। जब आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा लिया उसने तो क्या हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। मतलब मैं अनाज उगाता हूँ, मेरे पास आवश्यकता से अधिक अनाज है, तो मैंने वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया और दूसरे व्यक्ति के पास जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैंने उससे ले ली। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल गई, जिसके कारण बहुत अधिक पैमाने पर वस्तुओं का प्रोडक्शन होने लगा। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और भी द्रुत हो गया। सूचना क्रांति मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, आपका इंटरनेट है, इसके द्वारा हम बहुत जल्दी किसी को सूचना पहुंचा देते हैं। परिवहन के साधन जैसे बस है, कार है और तेज गति से चलने वाले जैसे कि हवाई जहाज चलने लगे, तो बहुत जल्दी से मानव एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता था और यह विश्व के किसी भी कोने में होने वाली कोई भी घटना को वो घर बैठे आसानी से सुन सकता है। क्या आप जानते हैं
कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों अच्छा लगता है आप गर्मियों में तरबूज खाना और सर्दियों में आपको भुनी हुई मूंगफली खाना? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना और उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो बेटा गर्मियों में हमें तरबूज मिल जाता है तो हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। लेकिन वहीं सर्दियों में हमें मूंगफली मिलती है जिसके कारण हमारे शरीर में थोड़ी गर्माहट आती है। तो हमने अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लिया है कि उस मौसम में हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हो पाती हैं, हम उनका यूज करना हमने सीखा। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, एक लड़की है जो मिजोरम की है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी क्योंकि बेटा मिजोरम में बहुत सारे पहाड़ियां हैं। वो कहती खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी को देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन जिन स्थानों पर जाएं वहां के भूदृश्य, घर एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं। ऐसा टीचर ने क्यों कहा? क्योंकि वो जहां पर जाएंगे हमारे यहाँ की क्लाइमेट वहां के क्लाइमेट में डिफरेंस होगा, मौसम डिफरेंस होगा, कहीं बारिश ज्यादा होती है कहीं नहीं होती, हमारे रीति रिवाज अलग होंगे, हमारे त्योहार अलग होंगे, रहन सहन का तरीका अलग होगा। तो हमें एक नोट बनाना चाहिए और जिससे हमें काफी ज्यादा जानकारी मिल सकती है कि किसी स्थान पर लोगों को क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं और लोग उन चीजों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारे इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हो गई है। ठीक है, ओके।